नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत विषय में आज हम लोग जानेंगे कि अंतः अस्थ व्यंजन क्या होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत वर्ण विचार में अंतः अस्थ व्यंजन क्या होता है। ये ऐसा टॉपिक है संस्कृत के वर्णमाला का जहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में काफ़ी बार आ चुके हैं और काफ़ी बार इनके आने की संभावना भी है। तो आज हम लोग डिटेल में विस्तार से जानेंगे कि ये अंतः अस्थ व्यंजन क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और कुछ नया सीखते हैं और देखते हैं कि अंतः अस्थ व्यंजन क्या होता है। बात करते हैं अंतः अस्थ व्यंजन मीन्स, तो आप जान ही रहे हैं व्यंजन वर्ण होता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, छोटा आ बड़ा आ से लेकर अ तक आपका स्वर होता है, स्वर के वर्ण होते हैं। और इसके बाद का से शुरुआत होती है व्यंजन वर्णों की, तो का ख गा घा ङ इत्यादि ये सब आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। तो व्यंजन वर्णों के अंतर्गत ही आने वाले कुछ वर्ण हैं जिनको अंतः अस्थ व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में एक मुहावरा आपने सुना होगा, एक कहावत अंतेवासी। इसको समझने के लिए हम इस मुहावरे पर आते हैं और सोचते हैं अंतेवासी के बारे में। अंतेवासी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला छात्र या गुरु के हृदय में बसने वाला छात्र, गुरु के मन में बसने वाला छात्र, ऐसा कुछ अर्थ होता है अंतेवासी का। अंतः का ही यहाँ दूसरा रूप है अंते। अंते मीन्स होता है समीप या मन में या हृदय में, या फिर इसका अर्थ होता है बीच में। कोई भी चीज़ हो, एक रेखा हो बीच में, एक परिधि हो बीच में, एक चतुर्भुज हो बीच में, इस बीच में जो बीच वाला भाग होता है इसी को अंतः कहा जाता है। बहुत ही पुराने समय में, प्राचीन काल में राजा महाराजा इत्यादि के भवन में, जो भवन का भीतरी एकदम बिचला भाग होता था उसको अंतःपुरी कहा जाता था, एकदम बीच के भाग को। तो यहाँ पर कुल मिला के हम लोग इसका जो तात्पर्य है, जो अर्थ समझते हैं, वो अंतः माने होता है बीच में और अस्थ माने होता है स्थित। कुल मिला के अंतः अस्थ माने हो गया बीच में स्थित। जी हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ, अगर शाब्दिक अर्थ पे हम ध्यान देते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बीच में। अब अंतः अस्थ मीन्स होता है बीच में, जबकि अंतः अस्थ कहा गया है कुछ अक्षरों को। कुछ अक्षरों को अंतः अस्थ क्यों कहा दिया गया, क्यों बीच में उनको कहा दिया गया, आइए इस बात को समझते हैं और विस्तार से जान लेते हैं कि अंतः अस्थ व्यंजन कौन है, क्यों उसको अंतः अस्थ कहा गया। और इस कदर इसको पढ़ लेते हैं कि हमको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ना हो, कभी हमको भूले ना। तो आइए देखते हैं कि क्यों इसको बीच का व्यंजन कहा गया है, अंतः अस्थ कहा गया है। इसको समझते हैं विस्तार से। और इसके पहले संस्कृत वर्ण विचार के 7 भाग बनाए जा चुके हैं। अगर आपने उन 7 भागों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये संस्कृत वर्ण विचार का 8वां भाग है, जिसमें हम लोग अंतः अस्थ व्यंजन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जानेंगे क्या होता है अंतः अस्थ व्यंजन। तो देखिए, अंतः अस्थ माने होता है बीच में स्थित व्यंजन, बीच में स्थित व्यंजन। जी हाँ, और वास्तव में इसके अंतर्गत आता है 4 अक्षर। वो 4 अक्षर है या, रा, ला और वा। ये 4 अक्षर आपके अंतः अस्थ व्यंजन हैं। इनको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको जरूर आप याद रखिए और देखिए ध्यान से। इन 4 अक्षरों को अंतः अस्थ व्यंजन कहा गया। अंतः अस्थ व्यंजन का अर्थ होता है बीच में स्थित। ये चारों अक्षर बीच में स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? यदि आप हिंदी वर्णमाला को सोचोगे, हिंदी वर्णमाला के आधार पर इनको बीच में देखना चाहोगे तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबसे पहले 11 अक्षर स्वर के हैं, आ से अ तक। इसके बाद 25 अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन है, का से लेकर माँ तक। इसके बाद फिर आपका यारा लावा आता है एकदम लास्ट में, तो बीच में तो नहीं है ऐसे। लेकिन मित्रों, जब भी
किसी अक्षर के क्रम की बात आए आपके संस्कृत में, तो आप संस्कृत की वर्णमाला पर ध्यान दीजिएगा। और संस्कृत की वर्णमाला से मतलब है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में ही अक्षरों का सही क्रम है, वास्तविक क्रम है, वो क्रम अक्षरों का जो सबसे पहले रखा गया। तो माहेश्वर सूत्र में अक्षरों को सबसे पहले रखा गया और वही क्रम सही होगा। और यदि हम माहेश्वर सूत्र के जरिए अक्षरों को देखते हैं तो हमारे पास 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसमें पहला माहेश्वर सूत्र है आयुड़, दूसरा माहेश्वर सूत्र है रीलऋक्, तीसरा है योन और चौथा है आयोच, पांचवा है हैवरट, छठा है लड़। ये माहेश्वर सूत्र आपको हमने बहुत पहले हम इसको बता चुके हैं और इसको संभवतः आपने याद भी कर लिया होगा। सातवां है यमा अंगा हरानामा, आठवां है झा भा इया, नौवां है घ ढ ध स और 10वां है जा बा ग ढ द स। इसके बाद 11वां है खा फा छा ठा था चाटा तावा। फिर 12वां है कपै, 13वां है ससर और 14वां आपका अंतिम माहेश्वर सूत्र है हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और जब भी अक्षरों के क्रम वाली बात आती है तो इसमें आप देखोगे कि किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर है, अक्षरों का सही क्रम यही है। तो अब आइए और देखिए यहाँ पर अंतः अस्त बीच में स्थित है कौन, यारा लावा। अब इसमें हम लोग देखेंगे वास्तव में बीच में स्थित है कि नहीं है। वर्णमाला हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, पहला स्वर यानी अच, दूसरा व्यंजन यानी हल। अच वर्ण है फिर हल वर्ण है, 2 भागों में बटा है। दोनों के बीच में आइए देखते हैं ये यारा लावा है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो माहेश्वर सूत्र नंबर 1 से 4 तक आपके सभी स्वर के अक्षर हैं। माहेश्वर सूत्र 1, 2, 3, 4 में सभी आपके स्वर के अक्षर हैं। और माहेश्वर सूत्र 5 और 6 में क्या है अभी बाद में देखेंगे, लेकिन 7 से लेकर और अंतिम तक आपका सभी व्यंजन का वर्ण है, सभी व्यंजन के वर्ण है। तो इधर व्यंजन है, इधर स्वर है। बीच में आप देखते हैं ध्यान से, तो बीच में या वा रा और ये ला यहाँ आपको मिलता है बीच में, इसीलिए इसको अंतः अस्त व्यंजन कहा गया है, बीच में स्थित वर्ण कहा गया। यारा लावा को आप देख रहे हैं, या वा रा ला, ये 4 अक्षर आपका इधर स्वर है, इधर व्यंजन है और बीच में स्थित है, इसीलिए इसको बीच में स्थित यानी अंतः अस्त व्यंजन कह दिया गया है। अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो अब आपको अंतः अस्त व्यंजन भी याद ही हो गया होगा, क्योंकि आपने अपने मन में बसा लिया है बीच में स्थित है। बात करते हैं इस अक्षर को एक प्रत्याहार के माध्यम से कहा गया। जब प्रत्याहार बनाते हैं तो हा तो है नहीं इसमें या वा रा है, ला है तो या से शुरू करते हैं और ला तक जाते हैं, तो अंतिम अक्षर ड़ा हमको इस संगत रखना पड़ता है। तो पहला अक्षर या और दूसरा अक्षर ड़ा, तो यड़ नाम का एक आपका प्रत्याहार बनता है। यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं तो आप देख सकते हैं, या वा रा, रा इस टा को नहीं लिया जाएगा क्योंकि टा इस संज्ञक वर्ण है, हलंत वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक अक्षर हमको ला मिलता है, फिर अड़ा को नहीं लिया जाएगा क्योंकि अड़ा हलंत वर्ण है, संज्ञक वर्ण है। तो हमको यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों अंतस्थ व्यंजन मिलते हैं, या वा रा ला। यही कहानी अंतस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ माने होता है बीच में स्थित, तो बीच में स्थित जो वर्ण है उसी को अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है, कोई नई बात नहीं कही गई है।
इधर स्वर है, इधर व्यंजन है, बीच में स्थित है आपका अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा और ला, ये 4 अक्षर, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। अच्छा, ये चारों अक्षर यण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। यण प्रत्याहार में केवल और केवल 4 अक्षर पर गिने जाते हैं, इनकी गिनती की जाती है, इसीलिए ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आता है और इसीलिए अंतस्थ व्यंजन को कहा गया है यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः। जी, एक नाम दे दिया गया है। अंतस्थ व्यंजन को संस्कृत में यणो अंतस्थाः कहा गया है। अच्छा, क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि यणो अंतःस्था, यण ही अंतःस्थ है, यण ही अंतःस्थ व्यंजन है। क्यों यण अंतःस्थ व्यंजन है? तो यहाँ आपको बताया गया है यण प्रत्याहार के अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्ण यानी या, वा, रा, ला आते हैं, इसलिए यणो अंतस्थाः कह दिया गया है। तो ये कहानी है आपके अंतःस्थ वर्ण की। संस्कृत वर्ण विचार में अंतःस्थ व्यंजन वही हैं जो बीच में स्थित हैं। आप कभी भी भूल जाएं तो इतना याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन बीच में स्थित है। कहाँ बीच में स्थित है? तो अक्षरों के बीच में, यानी स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। और स्वर और व्यंजन के बीच में कौन कौन से अक्षर हैं, तो उसके लिए हमने बहुत पहले बताया है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी है, अगर आपको संस्कृत के बारे में जानकारी हासिल करनी है, संस्कृत का व्याकरण पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये 14 महेश्वर सूत्र याद करने होंगे। इन महेश्वर सूत्रों को आसानी से कैसे आप मन में बसा सकते हो, कैसे आप याद कर सकते हो, रटने से मुक्ति पा सकते हो, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में महेश्वर सूत्र का कई भाग बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको बहुत ही आसानी से महेश्वर सूत्र याद हो जाएगा। और जब महेश्वर सूत्र याद रहेगा तो आप हिंदी व्याकरण में कुछ भी कर सकते हो। महेश्वर सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप संस्कृत व्याकरण में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये अगर याद है तो अंतःस्थ वर्ण की बात आती है। आप देखोगे स्वर इधर करोगे, व्यंजन इधर करोगे, बीच में जो स्थित है वही आपका क्या है? अंतःस्थ वर्ण है। इसी को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। और एक बात और, वो बात क्या है? हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में भी जान लीजिए, 2 अक्षर एक्स्ट्रा हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि इधर स्वर है, इधर व्यंजन है, ये बीच में है। एक तरह से यह संक्रमणकालीन अवस्था में है। संक्रमणकालीन अवस्था का मतलब ये होता है, उदाहरण के तौर पर जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं और अब चले जाते हैं अमेरिका में, जहां आपको इंग्लिश बोलनी है और आप वहां इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो यदि आपसे इसे पूछा जाए कि आप कब से कब तक हिंदी बोले हैं और कब से शुरू कर दिए हैं इंग्लिश या अंग्रेजी बोलना, तो आप एक निश्चित डेट नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब आप अमेरिका में गए तो हिंदी धीरे धीरे कम किए हैं और इंग्लिश धीरे धीरे ज़्यादा बोलना शुरू किए हैं। तो एक निश्चित टाइम नहीं बता पाएंगे और उसी बीच की अवस्था को संक्रमणकालीन अवस्था कही जाती है। तो इसमें भी ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये बीच में है। इसको ना तो आप स्वर कह सकते हो, ना तो आप व्यंजन कह सकते हो। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बीच वाले भाग को, इधर स्वर है इधर व्यंजन है, लेकिन इस बीच वाले भाग को आप ना तो स्वर कह सकते हो, ना तो व्यंजन कह सकते हो। इस आधार पर आचार्यों ने देखा, व्याकरणाचार्यों ने देखा कि ये स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, तो ये आधा स्वर है आधा व्यंजन है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए इन चारों अक्षरों को अर्ध स्वर कहा जाता है। इन चारों अक्षरों को यानी अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। अगर आपने हिंदी के वीडियो को देखा या हिंदी में अर्ध स्वर पढ़ा है तो उसमें केवल या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। और संस्कृत में अगर यही क्वेश्चन आता है तो इसमें 4 अक्षरों को अर्ध स्वर कहा जाता है, उसमें या, वा, रा, ला है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर यही क्वेश्चन आता है हिंदी में तो केवल 2 अक्षर अर्ध स्वर हैं, या और वा। अगर यही क्वेश्चन आता है संस्कृत में, इसमें 4 अक्षर आपके अर्ध स्वर हैं, उसमें है आपका पूरा अंतस्थ वर्ण या, वा, रा, ला। तो इस बात से आप भ्रमित मत होइएगा, ये ना सोचिएगा कि हिंदी में हमको पढ़ाया गया है केवल या और वा अर्ध स्वर और संस्कृत में हमको पढ़ाया जा रहा है 4 अक्षर या, वा, रा, ला अर्ध स्वर। नहीं, संस्कृत में 4 अक्षर हैं या, वा, रा, ला अर्ध स्वर, लेकिन हिंदी में 2 ही अक्षर हैं या और वा अर्ध स्वर। इसी प्रकार आगे चल के आपको और भी कुछ अंतर थोड़ा मिलेगा, जो हिंदी में है संस्कृत में नहीं, संस्कृत में है हिंदी में नहीं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, क्यों इसको अंतस्थ कहा गया और कौन कौन से वर्ण अंतस्थ व्यंजन हैं।
और इनको किस नाम से जाना गया संस्कृत में? तो यड़ो अंतः स्था के नाम से जाना गया। यण के अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन आते हैं और इन चारों अक्षरों को अर्धस्वर भी कहा गया। तो इतनी बातें हमने जानी। तो अभी इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है वो टॉपिक कैट, यूपी टेट, सी टेट या फिर कोई भी परीक्षा हो, इसमें संस्कृत हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई परीक्षा हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और आगे मैं कहना चाहूँगा मित्रों, अगर इसी प्रकार का वीडियो आप पाना चाहते हैं डेली, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, मित्रों में शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।